हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। और आज इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी की जो क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसके बारे में बताएँगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी कई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली मैंने बताया था कि आपको इसमें एनसीईआरटी की क्लास मिलेगी और पीवाईक्यू की भी क्लास होगी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसमें कि जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, पृथ्वी एवं हमारा आवास जो है, यहाँ शुरुआत करते हैं। तो इसको हम चैप्टर वाइज़ पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो सौरमंडल है उसको पढ़ेंगे और फिर जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम फिर इसमें इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बन सकते हैं, मतलब कि जो इसके बेस पे एमसीक्यू बनेंगे जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, उनको कराएँगे। तो चैप्टर हम लोग खत्म करते जाएँगे, उसके बाद में हम एमसीक्यू भी लगातार साथ में करते जाएँगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस बुक में कितने चैप्टर हैं और कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं हमें। इस बुक में टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा चैप्टर है ग्लोब अक्षांश और देशांतर, तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ, चौथा है मानचित्र, पाँचवाँ है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और छठा नंबर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप और फिर हमारा देश भारत और उसके बाद में भारत की जलवायु, वनस्पति और वन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पहला जो चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, इसको देखते हैं और समझते हैं इसमें जो भी चीज़ें आएँगी उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। देखिए, पहला चैप्टर है कि पृथ्वी सौरमंडल में है, सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है? तो इसमें जो स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, उस चैप्टर में एक बात बोली गई है कि जो रात होती है, हम सब रात में देखते हैं कि जो छत होती है, छत पर जब लेटते हैं तो या छत पे हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो आसमान है, उसमें बहुत सारे ऐसे हमें चमकीले पिंड दिखाई देते हैं, कुछ जैसे तारे हो गए या चंद्रमा हो गया। वो टिमटिमाते हुए दिखाते हैं। जैसे जिसमें बताया जैसे कि कोई मानो आकाश में हीरे जड़े हों, मतलब बहुत अच्छा लगता है रात में, अगर आप छत पे गए होंगे, देखा होगा आपने। तो उसमें क्या होता है कि अलग-अलग चीज़ें, जैसे कि मान लो जो बहुत छोटे-छोटे स्टार होते हैं, वो चमकते दिखाई देते हैं। चंद्रमा दिखाई देता है, चंद्रमा कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है। चाँद जो तारे होते हैं, वो हमेशा टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे बोला गया कि इसमें पृथ्वी कहाँ है सौरमंडल में? तो पहले हम समझेंगे सौरमंडल क्या है, फिर समझेंगे पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी पर क्या-क्या चीज़ें हैं और सौरमंडल में इसकी स्थिति क्या है, ठीक है? तो सबसे पहली बात आती है यहाँ अमावस्या और पूर्णिमा की। अमावस्या और पूर्णिमा क्या होता है? इसमें एक बात बताई गई है, अमावस्या का मतलब अगर आप देखेंगे तो अमावस्या में एक बात बताई गई है कि जब पूर्ण चंद्रमा होता है, मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब पूर्ण चंद्रमा वाली रात है उसको पूर्णिमा बोलते हैं। ये 15-15 दिन पर होता है कि 15 दिन पर होता है कि यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है और इसमें पूर्ण नहीं दिखाई देता। तो जिसमें चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है वो पूर्णिमा होती है रात, और जिसमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं। लेकिन जब रात अंधेरी होती है तो वहाँ पर आप देखते हैं तो आकाश में बिल्कुल साफ तारे दिखाई देते हैं कि कुछ चमकते हुए जो पिंड होते हैं वो दिखाई देते हैं। अब इसमें क्या है कि एक शब्द आता है खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। खगोलीय पिंड क्या होता है कि रात में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है या दिन में हमें जो दिखाई देता है वो खगोलीय पिंड है। साथ में हमें क्या दिखाई देता है कि सफेद चमकते तारे। अब यहाँ पर एक शब्द आता है तारा, स्टार। तो तारे जो हैं वो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। अब देखिए, रात में सूर्य तो हमें दिखाई नहीं देता है, वो तो हमें दिन में दिखाई देता है, लेकिन सूर्य यहाँ पर क्या है? सूर्य भी एक तारा है, यानी कि स्टार है। सूर्य एक स्टार है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो हमें दिन या रात में दिखाई देते हैं, जैसे दिन में हमें सूर्य दिखाई देता है वो भी एक तारा है, रात में हमें चंद्रमा दिखाई देता है वो भी एक तारा तो नहीं है, लेकिन पृथ्वी का उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट है, ठीक है? और वो सभी वस्तुएँ जो रात में हमें आसमान में दिखाई दे चमकती दिखाई देती हैं, वो सभी पिंड हैं, ठीक है? अब इसमें क्या है, कुछ गर्म आकार वाले जो पिंड होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो गर्म आकार के होते हैं, जैसे ज जो गैस से बने होते हैं, जिनके पास अपनी प्रकाश की ऊष्मा होती है, वे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, उन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यानी कि जो स्टार होते हैं, इनकी अपनी ऊष्मा होती है। जो स्टार होते हैं, इनकी अपनी क्या होती है? ऊष्मा होती है। इनकी अपनी ऊष्मा होती है और ऊष्मा के साथ-साथ में ये स्वयं प्रकाशित होते हैं।
स्वयं प्रकाशित होते हैं, मतलब कि ये खुद से चमकते रहते हैं, इनकी अपनी ऊर्जा होती है जिसकी वजह से चमकते रहते हैं। अब सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा का मतलब क्या होगा, सूर्य की भी अपनी एक एनर्जी है, ऊष्मा होती है इसमें, और ये भी चमकता रहता है। अब सूर्य एक तारा है, तो ये हमें रात में नहीं दिन में दिखाई देता। उसका कारण क्या हम आगे समझेंगे। पृथ्वी की जो गतियां हैं वहां से आपको समझ में आएगा कि सूर्य दिन में दिखाई देता है, रात में नहीं दिखाता था, लेकिन रात में दूसरे दूसरे ऐसे स्टार्स हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं, तो उनको तारा बोलते हैं। मतलब कि ऐसे पिंड जो आकार में गर्म, जो आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, उनकी अपनी ऊष्मा होती है, उनका अपना प्रकाश होता है, और वो उससे उत्सर्जित करते रहते हैं, जिन्हें तारा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक शब्द होता है नक्षत्र मंडल। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा नक्षत्र मंडल। देखिए, हमने पता है तारा जिसके अपनी ऊष्मा होती है, इसका अपना प्रकाश होता है। फिर क्या होता है, जब कई सारे तारे मिलते हैं, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये जो नक्षत्र मंडल है, ये क्या है, तारों का समूह। नक्षत्र मंडल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तारों का समूह, इसको नक्षत्र मंडल बोलेंगे। तारों का जो समूह है वो नक्षत्र मंडल है। अब ऐसे ही एक नक्षत्र मंडल है जिसको अर्शा मेजर कहते हैं या बिग बियर कहते हैं। ये भी एक नक्षत्र मंडल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिग बियर क्या है या अर्शा मेजर क्या है, तो उसको बोलेंगे तारा। और उसको आप बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसको सप्तऋषि तारा मंडल कहते हैं। यहाँ पर सप्तऋषि का मतलब सात ऋषि है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस फिगर में इस पिक्चर में देख सकते हैं कि छोटी बच्ची है, वो यहाँ पर ध्रुव तारा देख रही है, और वो ध्रुव तारा, ये जो नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि वाला, उससे के थ्रू ये पहचाना जा सकता है। तो 7 तारों का जो समूह है उसको सप्तऋषि बोलते हैं, और ये जो अर्शा मेजर या बिग बियर है इसका ही पार्ट है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एक ध्रुव तारा भी होता है। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जिसका डायरेक्शन फिक्स होता है, मतलब उसकी दिशा क्या होती है, फिक्स होती है, दिशा निर्धारित होती है, मतलब कि ये अपनी दिशा कभी बदलता नहीं है, और ये हमेशा उत्तर में ही होता है, उत्तर दिशा में होता है। ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है। तो अगर आपको ये जानना है कि उत्तर दिशा किस साइड में है, तो आप ये पहचान लीजिए कि ध्रुव तारा किस साइड में होगा। अब ध्रुव तारा किसकी सहायता से पहचाना जा सकता है, तो अभी देखा आपने पिक्चर में कि ध्रुव तारा जो है वो सप्तऋषि की सहायता से पहचाना जा सकता है, कि यह सप्तऋषि होगा। उसके सीधे में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, उसके बिल्कुल सीधा में यहाँ पर ध्रुव तारा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एक तो हम लोगों ने अभी देखा कि तारा स्टार क्या है, और उसके बाद में तारा मंडल क्या है, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी सूर्य हैं, सूर्य का मतलब जितने भी तारा है, तारा के अपने यहाँ पर जो कुछ ऐसे पिंड होते हैं जो उनका चक्कर लगाते रहते हैं, वो ग्रह होते हैं, और ग्रहों का जो चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कि सूर्य एक तारा है, सूर्य का जो चक्कर है वो पृथ्वी लगाती है, तो सूर्य एक तारा हो गया और पृथ्वी एक पिंड हो गई जो कि ग्रह कहलाएगी। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि जो ग्रह और तारा है उसमें अंतर किस चीज़ का है? तो सबसे बड़ा जो अंतर आता है वो ये आता है कि जो तारे हैं उनकी अपने प्रकाश है। जो तारा होता है उनका अपना प्रकाश है और ऊष्मा है। प्रकाश और ऊष्मा है। लेकिन जो ग्रह हैं इनका अपना प्रकाश, लाइट, और जो हीट है इनकी ऊष्मा है वो नहीं होती है। तो क्या होता है फिर? तो होता ये है कि ये तारों के प्रकाश और ऊष्मा से ही इनको ऊर्जा मिलती है। जैसे एग्जांपल में कि पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है, क्योंकि सूर्य एक तारा है। तो यहाँ पर अगर ग्रह, अच्छा ग्रह का मतलब प्लेनेट, इंग्लिश में प्लेनेट बोलते हैं, जो कि प्लेनेटाइड से बना हुआ है, जिसका शब्द होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब है उसका चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। तो हमें पता है कि पृथ्वी और सूर्य, यहाँ पर सूर्य है, मान लीजिए सन है इधर, और यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर अर्थ है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और ऐसे ही जो पृथ्वी है इसका चक्कर मून लगाता है। मून का मतलब क्या हो जाएगा? जो चंद्रमा है वो इसका चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा और पृथ्वी, इन दोनों का अपना प्रकाश नहीं है, इनकी अपनी ऊष्मा नहीं, इन दोनों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो प्रकाश प्राप्त होता है, वो सूर्य से ही प्राप्त होता है। ठीक है। तो हमने पहला देखा तारामंडल,
तारा देखा, तारामंडल देखा, फिर हमने ग्रह देख लिया, ग्रह में जैसे पृथ्वी हो गया, फिर उपग्रह है, उपग्रह में जैसे चंद्रमा होगा, चंद्रमा के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी जो कि सौर मंडल का हमारा एक इमेज है। देखिए सौर मंडल क्या है? सौर मंडल एक परिवार है। जो सौर मंडल है ये एक परिवार है। इस परिवार में क्या है कि तारा है, कुछ ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं, और यहीं पर उल्कापिंड है, क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। जैसे हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में देखेंगे तो वहां पर एक तारा मिल जाएगा जिसका नाम सूर्य है, सन। ग्रह देखेंगे तो 8 ग्रह हैं जो कि यहाँ पर बने हुए हैं। उपग्रह बहुत ढेर सारे हैं, उल्कापिंड भी बहुत है, और क्षुद्र ग्रह भी। इन सबको मिलाकर इसको बोलते हैं सौरमंडल। तो हमारा जो सौरमंडल है उसमें टोटल 8 ग्रह हैं और एक सूर्य है, और बाकी उपग्रह हैं, उल्कापिंड है और क्षुद्र ग्रह। क्या ये उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर सूर्य दिया गया है, सन दिया है, यहाँ पर सन है। उसके बाद बुध है यहाँ पर, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, और यहाँ पर नेपच्यून यानी कि वरुण इसको बोलते हैं। तो टोटल हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हो गए। एक यहाँ पर एक हो गया, फिर 2, 3, 4, उसके बाद 5, यहाँ पर 5, 6, 7 और 8, ये टोटल 8 ग्रह हैं। अब एक चीज आप देख पा रहे होंगे इसमें कि जो एक पट्टी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये देखिए जो मंगल और बृहस्पति है इसके बीच में है। मैं इसमें बना देता हूं। यहाँ पर एक पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी इस तरीके से। ये यहाँ पर ये पट्टी दिखाई दे रही होगी। ये पट्टी क्षुद्र ग्रह है। तो पहला सवाल तो यही बन जाएगा कि जो हमारा सौरमंडल है, उस सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह है, वो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में, क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो एक तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति और मंगल, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में ये क्षुद्र पट्टी है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्रम देखेंगे तो पहले जो 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। यहाँ पे लिखा भी होगा नीचे, इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और इसके बाद के जो 4 हैं उनको बोलते हैं, यहाँ पर देखिएगा, बाह्य ग्रह। देखिए आंतरिक ग्रह का मतलब ऐसे ग्रह जो क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी एस्ट्रॉइड और सूर्य के बीच में है, उनको बोलेंगे आंतरिक ग्रह। और ऐसे 4 ग्रह जो क्षुद्र ग्रह से बाहर हैं, जिनको बोलते हैं बाह्य ग्रह, वो बाह्य ग्रह में 4 आएंगे। तो इसमें कौन कौन, आंतरिक ग्रह में कौन कौन आ जाएगा? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध आ जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आ जाएगा। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण, ये जो यहाँ पर यूरेनस है इसको अरुण भी कहते हैं और इसको वरुण कहते हैं। ये दोनों आ जाएंगे। अच्छा, ये जो आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह ठोस बने हुए हैं, चट्टानों से बने हुए ठोस बने हुए हैं। लेकिन जो बाह्य ग्रह हैं ये आकार में बड़े जरूर हैं आंतरिक ग्रहों से, लेकिन इनका निर्माण जो है वो गैस और तरल पदार्थों से हुआ है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों में अंतर क्या है? तो देखिए आंतरिक ग्रह क्या है, जो एस्ट्रॉइड है, मतलब क्षुद्र ग्रह पट्टी का, क्षुद्र ग्रह का जो पट्टी है उसके और सूर्य के बीच में जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं। ये ठोस हैं और सूर्य के बहुत नजदीक हैं और चट्टान से बने हुए ठोस हैं। लेकिन बाह्य ग्रह जो है वो उस पट्टी के बाद में है, सूर्य से बहुत दूर हैं, लेकिन आंतरिक ग्रहों से बड़े हैं और ये गैस और तरल से बने हुए हैं। ये इसमें बेसिक सा जो अंतर है वो ये है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि हमने ये बात तो बता ही दी आपसे कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसके बारे में हमने बता दिया है। और हमारे पूरे सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। मुखिया का मतलब है कि यहाँ पर ये सबको ऊर्जा प्रदान करता है।
ये सबको ऊर्जा प्रदान करता है। अब एक बात समझिएगा, जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब जितने भी ग्रह का मतलब क्या हुआ, जितने भी ग्रह का मतलब जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि सूर्य है यहाँ पर, सूर्य, सूर्य है, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, 4 ग्रह हो गए। ये कौन से हैं? ये आंतरिक ग्रह, ये आंतरिक ग्रह हैं। और इसके बाद यहां पर एक पट्टी मिलेगी, उसके बाद भी फिर 4 ग्रह, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह हैं। तो ये वाह्य ग्रह हो गए, ये वाह्य ग्रह हो गए, राइट। अब यहां पर क्या है कि एक बात समझने लायक ये है कि जो ग्रह सबसे पास में होगा, सबसे पास में ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीक ग्रह वो बुध है, तो सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा, सबसे जल्दी अपना चक्कर पूरा करेगा, सबसे जल्दी अपना जो चक्कर है वो पूरा करेगा, पूरा करेगा केवल 88 दिन में। कितने दिन लगते हैं चक्कर पूरा करने में? 88 डेज, 88 दिन, क्योंकि वो सूर्य के सबसे पास में। इसी तरीके से जो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो सबसे दूर है वो सबसे देर में अपना चक्कर पूरा करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा सबसे देर में। सबसे देर में का मतलब क्या हुआ? कितने दिन? 164 साल। अब आप देख लीजिएगा जैसे कि जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसके चक्कर लगाने के दिनों में वृद्धि हो रही है, मतलब दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पास में बुध है और सबसे दूर वरुण है। तो सबसे पहले चक्कर कौन सा पूरा करेगा? वो बुध करेगा, और सबसे बाद में कौन सा करेगा? वरुण करेगा। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिएगा कि क्षुद्र ग्रहिका में बहुत से छोटे छोटे, अभी पढ़ते हैं तो बहुत से छोटे छोटे जब पृथ्वी बनी थी या कह सकते हैं ग्रह बने थे तो उन्हीं से टूट करके बहुत छोटे छोटे पिंड वहां पर इकट्ठा हो गए थे, जिसको क्षुद्र ग्रह पट्टिका बोलते हैं। यह क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ठीक। इसकी बात हम लोगों ने कर ली यहाँ पर। अब सूर्य के बारे में क्या है कि सूर्य एक तारा है। पहली बात यह समझना है कि सूर्य एक तारा है और यह गैसों से बना। इसमें कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, मुख्य रूप से इसका जो ईंधन है वो हाइड्रोजन हीलियम है, ठीक है। तो सूर्य क्या है? सूर्य सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सी गर्म गैस, ये मतलब बहुत गर्म है और बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है। और गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम इनकी गैसेस हैं। और सूर्य ही ऐसा है हमारे सौरमंडल में जो एकमात्र ऐसा तारा है जो कि हमारे पूरे सौरमंडल को यहाँ पर ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते। यहाँ पर क्या लिखा है कि हम इससे अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद भी हमसे बहुत दूर है। मतलब हमसे काफी दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। मतलब कि सूर्य जो दूसरे तारे हैं जो हमें रात में दिखाई देते हैं उनके कंपेयर में तो हमारे पास बहुत नजदीक है, लेकिन फिर भी हमसे बहुत दूर है, जिसको हम महसूस, इसकी एनर्जी, गर्मी को महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जो अन्य तारे हैं वो बहुत दूर हैं। उसके बाद बात है ग्रह। तो ग्रहों में हमने बात कर ली कि हमारा सौरमंडल उसमें 8 ग्रह है। तो दूरी के हिसाब से हमने आपको बता दिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण, वरुण, यानी कि नेपच्यून और यूरेनस और नेपच्यून है। उसके लिए यहाँ पर ट्रिक दी है, तो एक बार अगर उसको पढ़ लेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी।
सौरमंडल में इसके साथ साथ में इनका अपना निश्चित पथ होता है। निश्चित पथ जो मतलब कि जो हमने बताया कि जो सूर्य है उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनका एक फिक्स रास्ता है, मतलब ये नहीं है कि रास्ता बदल दें। ऐसे पथ को कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं इनको, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब जो जहाँ पे चक्कर लगाते हैं उनको ऑर्बिट बोलते हैं। और मैंने बताया कि बुध सबसे पास में है, इसलिए वो सबसे पहले चक्कर पूरा कर लेता है 88 दिन में, और शुक्र शुक्र उसके बाद पूरा करता है। अच्छा, एक बात और समझने लायक यहाँ पर है कि जो बुध और शुक्र है ये क्रम में दूसरे स्थान पर है, लेकिन शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, वो कहते हैं शुक्र को। अब सवाल है क्यों कहते हैं? आकार एवं आकृति के लगभग बराबर उसके, मतलब पृथ्वी के बराबर ही आकार आकृति इसको, जिस कारण उसको हम जुड़वा ग्रह बोलते हैं। पहले क्या था कि 9 ग्रह थे हमारे सौरमंडल में, लेकिन 2006 में एक बैठक हुई प्राग में, जो चेक गणराज्य में है। उस 2006 की बैठक में जो प्लूटो है उसका उसको ग्रह का दर्जा ले लिया गया और उसको बौने ग्रह में डाल दिया गया। अब यहाँ पर जो बैठक है, बैठक कहाँ पे हुई थी उसके लिए एक जगह लिख लीजिएगा इसमें। ये बैठक कहाँ हुई थी? तो बैठक हुई थी प्राग में। ठीक है, बैठक कहाँ हुई थी? तो प्राग में, चेक गणराज्य में। ये बैठक प्राग में हुई थी, चेक गणराज्य में। ठीक है, और वहीं पर उस प्लूटो को फिर बौने ग्रह में रख दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि इधर, उसको अच्छा बाद में देखते हैं, अभी पहले इसको देखते हैं। अच्छा, पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी हमने देखा कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरी है। ऊपर हमने आपको बताया भी अभी कि इसमें आप देखेंगे तो सूर्य से क्रम में तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन आकार में पांचवा है। थर्ड है दूरी के संदर्भ में, और फिफ्थ है आकार के संदर्भ में। मतलब कि पृथ्वी सौरमंडल में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, वही बात यहाँ पर बोली गई है। और इसकी खास बात यह है कि यह जो है ये ध्रुवों के पास में थोड़ा चिपटी हुई है, और इसके कारण इसको भूभाग कहते हैं। भूभाग का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। तो सवाल बनता है पृथ्वी कैसी है? तो बिल्कुल गोला नहीं है पृथ्वी, बिल्कुल एग्जैक्टली गोला नहीं, वो हल्का सा ध्रुवों के पास चिपकी हुई है। ध्रुवों के पास चिपकी होने मतलब क्या है कि यहाँ पर हल्का हल्का सा चिपकी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो विषुवत में मतलब पृथ्वी के बीच का हिस्सा है वो थोड़ा उभरा हुआ लगता है, इसलिए उसको भूभाग नाम दिया गया है, ज्वाड नाम दिया गया है, और इसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान। अच्छा, जितने भी हमारे ग्रह हैं सौरमंडल में, जितने भी ग्रह हैं, उन पर जीवन केवल अभी पृथ्वी पर ही संभव हो पाया है। लेकिन अभी जैसे मंगल ग्रह पर भी कुछ जीवन को तलाशने की बात चल रही है, और कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं कि वहाँ पर कैसे लाइफ हो सकती है। लेकिन अभी तक जो लाइफ पॉसिबल हो पाई है वो पॉसिबल हो पाई है केवल पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां बहुत अनुकूल है। परिस्थितियां बहुत अनुकूल होने का मतलब ये हुआ कि जैसे ना तो बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडा होता है। लेकिन बुध मान लीजिए, जैसे बुध ग्रह है, बुध ग्रह में समस्या इस बात की है कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह में अंतर इस बात का, ये बहुत गर्म ग्रह है बुध, क्योंकि सूर्य के पास में तो बहुत गर्म है, और शुक्र भी पास में है तो बहुत गर्म है। यहाँ पर गर्मी बहुत है, तो लाइफ पॉसिबल हो नहीं पाती है। और हमारा जो ग्रह है यानी पृथ्वी है, उस पर माना बहुत गर्म होता है, ना ही बहुत ठंडी होती है। और यहाँ पर पानी है, वायु है, जो हमारे लाइफ के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर पॉसिबल होता है लाइफ। इसलिए सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह मानते हैं इसको। और आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है उसको नीला रंग दिखाई देता है अंतरिक्ष से। क्यों? क्योंकि इसके लगभग 2/3 भाग में नीला ग्रह, मतलब 2/3 भाग में जो पानी है वो है, जिसकी वजह से वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो पृथ्वी तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद बात आती है चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। देखिए, उपग्रह सैटेलाइट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। चंद्रमा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है जो कृत्रिम होता है। आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में, आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि बहुत सारे देशों ने बहुत से ग्रहों को, बहुत से उपग्रहों को लॉन्च किया है जो कि कृत्रिम है। प्राकृतिक उपग्रह नेचुरली होते हैं, और जब हम पढ़ेंगे उसको कैसा सौरमंडल बना था, तो वहां पर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे उपग्रह और ग्रहों का निर्माण हुआ था। चंद्रमा भी एक उपग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रह है, और पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है जिसको बोलते हैं चंद्रमा, इसको मून भी कहते हैं।
और इसका जो व्यास है पृथ्वी का 1/4 है, मतलब जो पृथ्वी का व्यास है उसका सिर्फ 1/4 है। और इसके साथ साथ में अगर देखें इसकी जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो अगर दोनों को हम तुलना करें, मतलब पृथ्वी से सूर्य की दूरी और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो उसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन चंद्रमा बहुत दूर नहीं है, 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है, काफी ज्यादा दूर वहां पर नहीं है। और चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो वो एक चक्कर 27 दिन में अपना पूरा कंप्लीट कर देता है। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, तो लगभग 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह का मतलब एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, तो ये एस्ट्रॉइड्स क्या है कि तारों, ग्रहों या उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड। यानी कि सूर्य, उपग्रह और ग्रह, यानी तारे, उपग्रह, ग्रह, ये तो सूर्य का चक्कर लगाते ही हैं। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे छोटे छोटे पिंड है जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और पहले मैंने बताया क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलता है, तो बृहस्पति तो मंगल के बीच में मिलता है। वैज्ञानिकों का मानना है जो क्षुद्र ग्रह है ये ग्रहों का ही भाग है, जैसा अभी पढ़ेंगे आगे कि ग्रहों का ही भाग है, और बहुत वर्ष पहले से विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से टूट करके वो अलग हो गए थे। फिर देखते हैं उल्का पिंड क्या है। देखिए उल्का पिंड भी क्या है, ये भी सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। उल्का पिंड भी सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पत्थर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि चक्कर लगाते रहते हैं। अच्छा, जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आते हैं तो पृथ्वी इनको खींच लेती है, और जब खींचती है तो हमारे वायुमंडल प्रवेश करते हैं, और वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में घर्षण की वजह से इनमें आग लग जाती है और जलते हुए पृथ्वी की तरफ आते हैं, जिसको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा बोलते हैं। इन्हीं को हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं जब ये जलना स्टार्ट करते हैं तब। शूटिंग स्टार, टूटता हुआ, इनको तारा कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली, जिसमें से एक हमने पढ़ा भी कि आपने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने तारामंडल पढ़ा, सबसे पहले हमने तारा पढ़ा, फिर तारामंडल पढ़ा, फिर सौरमंडल के बारे में देखा, फिर सूर्य के बारे में देखा, और उसके बाद में हम लोगों ने ग्रह, और फिर चंद्रमा, चंद्रमा के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर क्षुद्र ग्रह, और उसके बाद में उल्कापिंड के बारे में देखा। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि भाई आकाश गंगा क्या है, जिसको मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की वे क्या है, हमारा सौरमंडल किसी न किसी मिल्की वे में होता है, मतलब जो भी जितने भी सौरमंडल है वो किसी न किसी आकाश गंगा में होते हैं। और एक्चुअल में क्या है कि आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है, और इसमें लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलती हैं, इसको ब्रह्मांड बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि जो आकाश गंगा है इसमें बहुत से तारे हैं, जिसमें हमारा सौरमंडल है उसको मिल्की वे कहते हैं। और जब बहुत से आकाश गंगाएं मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड बोलते हैं। मतलब कि अगर पूरा एक सिस्टमेटिक देखना, सबसे ज्यादा ब्रॉड क्या है वो है ब्रह्मांड। उसके बाद आता है, मतलब एक ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं होती हैं, और आकाश गंगाओं में बहुत सारे सौरमंडल होते हैं, और सौरमंडल में हमारी पृथ्वी, और फिर उस पर हमारी लाइफ है। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी, फिर पृथ्वी किसी न किसी सौरमंडल में है, सौरमंडल किसी न किसी आकाश गंगा में है, और आकाश गंगा ब्रह्मांड में। मतलब ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, जिसमें से एक हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर कुछ साइड में चीजें दी हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमने इसके बारे में बता दिया जो उपग्रह होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ये प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं या मानव निर्मित भी होते हैं। इसके बाद में सूर्य के बारे में हमने बता दिया है, चंद्रमा के बारे में बता दिया हमने कि चंद्रमा, अच्छा एक बात और है, सूर्य से जो लाइट आती है पृथ्वी पर वो लगभग कितना देर में आती है, 8 मिनट और 18 सेकंड में लगभग पृथ्वी पर पहुंचती है। मतलब हम अगर सेकंड में कैलकुलेट करें तो लगभग 498 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। और ये जो प्रकाश की गति है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो प्रकाश की गति है वो होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर हम सूर्य और चंद्रमा के, इसमें बताया गया है कि रात में आपने धनुष से देखा होगा कि जो आर्यभट्ट है इनके बारे में बताया गया है कि रात में जो मनुष्य हमेशा मोहित, मतलब बहुत अच्छा लगता है, रात में छत पे जाते हैं देखते हैं रात में कितना अच्छा लगता है। तो उसमें जो
खगोलशास्त्री आर्यभट्ट हैं, उन्होंने कहा कि सभी ग्रह और चंद्रमा पृथ्वी के परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। मतलब इन्होंने यही बताया कि जो पृथ्वी है या और ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, ऐसी बात आर्यभट्ट ने बोली है। और ये काफी इंपॉर्टेंट एक चीज है कि शब्दों की उत्पत्ति, जैसे ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी, जियो का मतलब हो जाएगा पृथ्वी, ज्योग्राफिया का मतलब हो जाएगा लिखना, मतलब पृथ्वी से संबंधित जितनी भी चीजें ज्योग्राफी में आती हैं, जैसे जियोलॉजी, जियो मतलब पृथ्वी, लॉजी मतलब अध्ययन है, पृथ्वी का अध्ययन, जियो मतलब कि जो पृथ्वी है, मेट्री मतलब मापन, पृथ्वी का मापन, उसके बाद होता है जियो मतलब पृथ्वी, आर्ड का मतलब आकार, मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो जिसमें जियो वर्ड लगा होगा वो कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। और इसमें भी एक रोमन, क्या आप जानते हैं, मैं आप देखते हैं कि ये बच्ची खूब बता रही है कि जो रोमन कहानी है, जो सोल है वो सूर्य देवता को कहा जाता है, और वहीं से सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। इसलिए हमारा जो सौरमंडल है उसमें हम उसको सौरमंडल या सोलर सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न प्रकार के पदार्थों से, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन के माध्यम से दिखाया, मतलब कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों तरफ छल्ले हैं। ये कह सकते हैं गैसीय ग्रहों के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं, जो कि पृथ्वी से इनको दूरबीन के थ्रू देखा जा सकता है। तो इस चैप्टर में इतनी ही चीजें हैं, तो हम लोगों ने इसको देख लिया है। अब अगला जो वीडियो होगा वो इससे संबंधित जो एमसीक्यू होंगे उनका होगा, और इसके साथ साथ में हम फिर देखेंगे अगला ये जो इसका चैप्टर है अक्षांश और देशांतर। यहाँ पर अक्षांश देशांतर इसको पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।